गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। और नॉर्मली बिकॉज दिस टॉपिक इज रिक्वायरिंग 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। सो नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में 3D डायग्राम्स दिखाना पॉसिबल नहीं होता टीचर के लिए, ना ही बोर्ड पे ड्रा करना पॉसिबल होता है। सो आज हम क्योंकि एम्ब्रॉयडरिंग डेवलपमेंट टॉपिक है, तो इसमें जो मेन इवेंट्स हैं एम्ब्रॉयडरिंग डेवलपमेंट की, वो हम आपको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट and you will not forget it lifelong, okay, once you understand it. So let's come to the topic directly. So it's for NEET medical entrance exams, right? And we will also discuss fertilization first. So let's start. Okay. So as I told you in the last lecture, that fertilization takes place at the junction of isthmus and ampulla, right? Fertilization is combining of sperm with egg, right? तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, और उसके बाद इधर से sperm आते हैं, और you can see out of so many sperms, only one sperm enters the secondary oocyte. Okay, so this is the joining point of ampulla and isthmus. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद जायगोट बन जाता है, राइट? फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। और उसके बाद जायगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, राइट? यू कैन सी जायगोट cell divides into 2 cells, right? So this division of zygote is called cleavage. So cleavage अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. So फर्स्ट क्लीवेज के बाद यानी एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं. ये माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, राइट? सो 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है, राइट? उस इट इज ऑन डे 2, राइट? एंड उसके बाद सेकेंड क्लीवेज होती है, राइट? तो 2 से 4 सेल बन जाएंगी. फिर थर्ड क्लीवेज होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद होती है, सेकंड क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद होती है, राइट? और उसके बाद डे 3 to 4 डेज आते आते यानी करीब करीब 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है, राइट? यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, राइट? तो इस तरह ये डेवलप होते हुए नीचे यूट्रस में आ रहा है, राइट? और तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. पहले हम फर्टिलाइजेशन को डिटेल में आपको बता देते हैं कि फर्टिलाइजेशन में मेन इवेंट्स क्या होती हैं, राइट? सो लेट्स सी अबाउट फर्टिलाइजेशन. So this is the diagram of a secondary oocyte, ovum, egg, right? और बहुत सारे sperms यहाँ पे इसके पास आते हैं. So you can so you know there are 200 million to 300 million sperms in one ejaculation. Okay, around 3 crore sperms are there. So out of that, only one sperm enters the egg. और तो इसमें जैसे हमने बताया था स्पर्म की स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस में. तो स्पर्म का जो हेड होता है, राइट, उसमें स्पर्म न्यूक्लियस होता है, राइट? और स्पर्म न्यूक्लियस के ऊपर इस यहाँ पे एक पाउच रखा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम वेसिकल. ओके, ये एक्रोसोम वेसिकल होता है. तो एक्रोसोम वेसिकल में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे होते हैं, राइट? सो तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसे कांटेक्ट करेगा जोना पेलोसिडा से, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता जाएगा, राइट? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स. ओके, लाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कहाँ होते हैं? एक्रोसोम वेसिकल के अंदर होते हैं. ओके, दीज आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आल्सो कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स. ओके, ये एक्रोसोम वेसिकल के अंदर रखे होते हैं. एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक होता है और उससे क्या होता है? 3 तरह के लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं. ओके, उनको हम स्पर्म लाइसिस भी बोलते हैं, स्पर्म लाइसिस.
LYSINS, स्पर्म लाइसिस। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो लेट मी टाइप देयर नेम्स हियर। ओके, सो स्पर्म लाइसिस, तो पहला हो गया आपका हाइएलुरोनिडेज। सो हाइएलुरोनिडेज क्या होता है? ये हाई एल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और हाई एल्यूरोनिक एसिड कहाँ पर होता है? ये होता है आपको पता है कि स्पर्म, सॉरी, जो एग होता है, एग के बाहर कोरोना रेडिएटा सेल्स होती हैं बहुत सारी, isn't it? कोरोना रेडिएटा सेल्स यानी ग्रानुलोसा सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ओके, उन्हीं से कोरोना रेडिएटा बनती है, isn't it? सेकेंडरी साइड के बाहर यानी 2 लेयर होती है। एक तो जोना पेलोसिडा होती है, ये आपको दिख रही है, जोना पेलोसिडा होती है। और उसके बाद इसके बाहर जो होती है फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ग्रानुलोसा सेल्स होती हैं। ओके, वो बनाती हैं कोरोना रेडिएटा लेयर। ओके, सेकंड लेयर होती है वो एग की। तो जो ये जो सेल्स होती हैं वो आपस में चिपकी रहती है एक दूसरे के साथ। ओके, दे आर सीमेंटेड टुगेदर। तो उनको जो सीमेंट, उनका जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उनके बीच में, तो दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ हाई एलोनिक एसिड। ओके, जैसे वॉल होती है, घर की दीवार होती है, उसमें ब्रिक्स लगी होती है, ईंटें लगी होती हैं, तो ईंटों को चिपकाते हैं हम सीमेंट से, सीमेंटिंग मटेरियल होता है। तो ऐसे ही जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, सॉरी, ये जो ग्रानुलर सेल्स होती हैं जिसको हम फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं, ये भी आपस में सीमेंटिंग मटेरियल से चिपकी होती है जो हाई एलोनिक एसिड का बना होता है। और तो अगर कोरोना रेडिएटा को हमें ब्रेक करना है तो इस सीमेंटिंग मटेरियल को हमें तोड़ना पड़ेगा। और वो क्या काम, वो कौन तोड़ेगा इसको? हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा, राइट। और तो ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ओके, और फिर जोना पेलोसिडा तक आ जाएगा। उसके बाद जोना पेलोसिडा को ओके भी डाइजेस्ट किया जाता है। और तो हम दूसरा एंजाइम बताते हैं। दूसरे एंजाइम का नाम है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो इसके नाम से लग रहा है कि ये कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट करता है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स को ब्रेक कर देता है, राइट। हाई एल्यूरोनिडेज क्या करता है? केवल सीमेंटिंग मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, तो सेल्स लूज हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, राइट। और उसके बाद ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं, ग्रानुलोसा सेल्स को भी ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, राइट। और जोना पेलिसिडा तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जोना पेलिसिडा को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है उसका नाम है एक्रोसिन और जोनालाइसिन। जोनालाइसिन ये जोना पेलिसिडा को ब्रेक कर देगा। सो दीज आर sperm lysins, okay, hydrolytic enzymes which break corona radiata and zona pellucida। okay, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है एग के बाहर, ओवम के बाहर। और तो आप देख रहे हैं हाइड्रोलाइट जो एक्रोसोम वेसिकल के बाहर, यानी ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं यहाँ पे। यानी पहले स्पर्म टच करेगा, राइट, इसको। उसके बाद क्या होगा? एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक हो जाता है। एक्रोसोम वेसिकल, स्पर्म की मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है। स्पर्म की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? एक्रोसोम वेसिकल भी इसके कांटेक्ट में आएगा और एक्रोसोम वेसिकल ब्रेक हो जाएगा, उसके एंजाइम बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद ये इसको देखिए यहाँ पे डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ गया ये, राइट। और तो ये हो गया हमारा हाउ द स्पर्म मेक्स एंट्री इनटू द एग, राइट। तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है यहाँ पे, राइट। किसी यहाँ पे केवल स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है एग के अंदर, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है स्पर्म का वो बाहर ही रह जाता है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं कर पाता, isn't it? ये आपको पॉइंट याद रखना है।
सेकंड पॉइंट, तो एक स्पर्म एंटर करने के बाद दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, यानी मोर देन वन स्पर्म डू नॉट एंटर इनटू द एग। अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी, तो पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। ओके, तो तो पॉलीस्पर्मी ना हो इसके लिए मैकेनिज्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। ओके, तो पॉलीस्पर्मी रोकने के लिए, ओके, सो तो मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी दो होते हैं, राइट। तो पहला होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक, ओके, फास्ट ब्लॉक इसको इसलिए बोलते हैं वो बड़ी जल्दी होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसकी मेम्ब्रेन को टच करता है, राइट, एग की मेम्ब्रेन को टच करेगा, तो एग मेम्ब्रेन को जैसे टच करेगा तो एग मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, नर्वस टिश्यू में पढ़ा होगा कि इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इजंट इट? देयर इज a -90 millivolt potential inside the cell under the plasma membrane, isn't it? So that is तो वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, -90 मिलीवोल्ट से +10 के करीब, +10 मिलीवोल्ट हो जाता है। ओके, तो ये बड़ा तुरंत होता है। ओके, विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तो उससे क्या होगा, दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, इट इज वेरी इंस्टेंट रिएक्शन होती है, फास्ट एंड इंस्टेंट होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, राइट। और तो इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज चेंज्ड। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ ये परमानेंट नहीं होता, फास्ट ब्लॉक परमानेंट नहीं होता। ओके, ये यानी बहुत ये कम टाइम के लिए रहता है। तो परमानेंटली कोई भी यानी ऐसा मैकेनिज्म हमें चाहिए जो परमानेंटली बाकी स्पर्म को एंट्री करने से रोके, राइट। तो इसके लिए तो सेकंड मैकेनिज्म होता है, वो होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। स्लो, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन वो एक बार जब बन जाता है तो उसके बाद दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। और स्लो ब्लॉक में दो मैकेनिज्म है। ओके, पहला है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एग का साइटोप्लाज्म है उसके जो पेरिफेरल पार्ट है, जो किनारे वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो वेसिकल्स पड़े हैं बहुत सारे। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्टिकल वेसिकल्स। कॉर्टिकल वेसिकल्स, और इनके अंदर एक मटेरियल होता है, राइट। तो वो इनके अंदर भरा होता है। और तो क्या होता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं ये कॉर्टेक्स से क्या होता है मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, और मेम्ब्रेन के पास आके आपस में ये जुड़ जाते हैं। इसी इसी यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास आया और मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, वेसिकल की मेम्ब्रेन, ये एग मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये यहाँ ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, इसी यहाँ पे मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है और इसके कंटेंट फिर यहाँ पे आ जाते हैं। कंटेंट कहाँ जाएंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच में इसके कंटेंट आ जाएंगे। जी, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली था यहाँ पे, तो उसके कंटेंट ये अपने यहाँ रिलीज कर देंगे। ओके, बहुत सारे उन्होंने रिलीज कर दिए, तो क्या होगा, एक एक बैरियर बन गया यहाँ पे। ये जो मटेरियल है इनका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ये जो मटेरियल है फिर बाकी स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देगा, ये परमानेंटली ये बैरियर बन जाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। और तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही स्पर्म टच करता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। ओके, और कैल्शियम अंदर एंटर करता है, वो कैल्शियम फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से बाइंड करता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और उनके कंटेंट बाहर रिलीज कर देते हैं। ओके, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलोसिडा, और ये इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन। ओके, और इसके अलावा जोना रिएक्शन भी होती है। ओके, जोना रिएक्शन भी होती है। तो जोना रिएक्शन में क्या होता है, आप ये स्पर्म रिसेप्टर्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो जोना के जो ये स्पर्म रिसेप्टर दे आर डिस्ट्रॉयड बेसिकली। ओके,
जोना में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, ओके, सो उसको हम जोना रिएक्शन बोलते हैं। तो ये स्लो ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी के लिए। तो हमने बताया ब्लॉक्स यानी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, ओके। तो पहला है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो ये था फर्टिलाइजेशन के बारे में। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में, वो ये है एग की मेम्ब्रेन पे, एग में होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, ओके। और स्पर्म के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन, सॉरी एंटी फर्टिलाइजिन। यानी एग के होंगे फर्टिलाइजिन, स्पर्म के होंगे एंटी फर्टिलाइजिन, ओके। तो ये हर स्पीशीज के यूनिक होते हैं, ओके, स्पेसिफिक होते हैं। यानी डॉग्स का अलग होगा, कैट्स का अलग होगा, ह्यूमन बीइंग का अलग होगा, राइट। और तो इसी यानी उसी स्पीशीज का स्पर्म ही केवल उसी स्पीशीज के एग से ही कंबाइन कर पाएगा, किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी और स्पीशीज के एग से कंबाइन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, राइट। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। आपको याद रखना है फर्टिलाइजिन एग पे होता है, राइट, याद रखना आपको, और एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म पे होगा। सो दे आर important events which take place during fertilization, okay. So that is about fertilization. Now next topic is embryonic development, okay. So let's come to, okay, तो ये देखिए, हमने फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा कि जायगोट जो है माइटोसिस से डिवाइड करता है, ओके, और सेल्स मल्टीप्लाई कर रही होती है, ओके। जोना पेलिकोइडा ये, ओके, इसके अंदर सेल्स हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से, ओके। तो इस तरह let me clear some things here, just 1 minute, okay. So तो ये जो 8 सेल तक बन जाती हैं, ओके, 8 से 16 जो सेल स्टेज होती है उसको हम बोलेंगे मोरूला, ओके। सो मोरूला जो स्टेज होती है, जस्ट लेट मी क्लियर सम ड्राइंग्स, ओके, या। सो ये जो मोरूला स्टेज होती है, ओके, उसका मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला, कि ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं मैमल्स में, राइट, ब्लास्टोसिस्ट। और उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट, आप डेज भी नोट करते जाइए, ओके। ये 4th डे हो गया, 5th डे करीब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। उसके बाद 7th डे के जो ब्लास्टोसिस्ट है, ओके, वो 7th डे यूट्रस की वॉल में एंटर करने लग जाती है, उसके अंदर यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाती है, राइट। एंडोमेट्रियम को ब्रेक करके वो उसमें एंटर कर जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो अब इसमें 2 पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ पहले। तो यानी जो स्टेजेस बन रहे हैं, ओके, सो 8 से 16 स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं मोरूला। और मोरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है 32 सेल स्टेज, उसको बोलेंगे ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, ओके। तो ये भी हम आगे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है वो फिर 7th डे फर्टिलाइजेशन होने के 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7वें दिन, राइट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम को ब्रेक करते हैं, यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाता है, एंटर कर जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओके। सो ये हम आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है, okay. So before that you need to understand certain things. Yes, so you can see ये जो इधर ये जो एम्ब्रियो डेवलप होता आ रहा है यहाँ पे, राइट, नीचे ये 5-6 दिन तक यहाँ नीचे आ जाता है। उसके बाद ये 7वें दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये एंटर कर रहा है और मायोमेट्रियम में तक आ गया है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम में एंट्री हो रही है इसकी, उसके अंदर एम्बेड हो गया, ये देखिए। तो इसको जब
इसकी जो बिगिनिंग है आप यहाँ पे देखिए, इसी को जूम किया है इसने, मैग्नीफाई कर यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए। तो ये जो एम्ब्रियो है बेसिकली, इसमें 32 सेल स्टेज होती हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, इसमें 32 सेल स्टेज होती है ये, राइट। और इसकी जो 32 सेल स्टेज होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लास्टुला की स्ट्रक्चर क्या होगी। यस, ओके। तो ये जो ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पे मोरूला मैंने बताया था, ये मोरूला है, ओके। 8 to 16 सेल स्टेज होती है ये, ओके। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं, ओके, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं, ओके। तो कुछ सेल्स एक लेयर बना लेती हैं, ये बाहर वाली लेयर, उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, राइट। ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे इसको, ये वाली बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट के नीचे लिखा हुआ है इधर नीचे बॉटम पे, और कुछ सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। उसको बोलते हैं हम इनर सेल मास, नीचे लिखा हुआ है इनर सेल मास। इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोनिक नोब भी बोलते हैं, KNOB, नोब, एम्ब्रियोनिक नोब, ओके। और ये जो एम्ब्रियोनिक नोब है, ओके, इसकी दी सेल्स, ओके, लेटर विल फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर, ओके, इसी से बनेगा एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा। इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा, ओके। और ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के वो प्लासेंटा बनने में हेल्प करेगा, इजंट इट। तो आगे हम बताएंगे कि ट्रोफोब्लास्ट से यानी प्लासेंटा बनेगा, और इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनेगा। तो बाकी जो खाली स्पेस रह जाता है ब्लास्टुला के अंदर, उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिल, कि ब्लास्टोसिल इज द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला, ओके। तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होता है, अर्ली ब्लास्टुला जो होता है वो होलो होता है, ओके, होलो बॉल ऑफ सेल्स फिल्ड विद फ्लूइड, ओके। तो ब्लास्टोसिल इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसिल। ब्लास्टुला की कैविटी क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिल, ओके। यानी ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला की बात है। और उसके बाद लेट ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और उसमें लेट ब्लास्टुला में क्या होगा, लेट ब्लास्टुला में ये जो इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं, ये 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, ओके। एक ये वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है, ओके। इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, नीचे लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसको हम जर्मिनल डिस्क भी बोलेंगे, जर्मिनल डिस्क, ओके। तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये ट्रोफोब्लास्ट है, राइट। और ये इनर सेल मास है। बाकी जो होलो कैविटी अंदर, ओके, ये स्फीयर है बेसिकली, ओके। तो स्फीयर की जो वॉल है वो ट्रोफोब्लास्ट है, और बाकी जो अंदर सेल्स हैं वो इनर सेल मास है। और इनर सेल मास की जो ये आखिरी वाली लेयर है, ऊपर वाली, ओके, ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में होती है, उसको बोलते हैं रोबर सेल, बोलते हैं उसको रोबर्स, RAUBER, रोबर सेल्स, ओके। और अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या होगा, ओके। वेल, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं। तो दूसरे पॉइंट ये कि जैसे जैसे नीचे आता है इसकी कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कोरोना रेडिएटा सेल्स वगैरह हैं।
तो वो डिटैच हो जाती हैं कंप्लीटली। ओके, और नीचे आते आते क्या होता है, जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वही ब्लास्टोसिल का जो फ्लूइड होता है वही सीक्रेट करती है, ट्रोफोब्लास्ट से ही बनता है जो फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ेगा तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाती है, राइट। तो जोना पेलुसिडा इसी यहाँ पे ब्रेक हो गई यहाँ पे जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा ब्रेक होने की यानी उसमें एक होल बन जाता है, स्लिट पतला सा होल बन जाता है, झिर्री बन जाती है, और उस झिर्री से फिर ये जो एम्ब्रियो है वो बाहर आ जाता है। ओके, एम्ब्रियो यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ये बाहर आ जाता है, बाहर आने लगता है, और बाहर आने के बाद फिर वो यूट्रस में इम्प्लांट करता है, राइट। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जोना पेलुसिडा के बाहर आते वक़्त, क्योंकि बहुत पतली सी झिर्री होती है, स्लिट होती है, स्लिट, तो उस स्लिट में से बाहर आते वक़्त कई बार क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, और हर पार्ट से एक अलग बेबी बनेगा। जी, उससे आइडेंटिकल ट्विन इस तरह बनते हैं, ठीक है? बाय ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट। अ, तो आइडेंटिकल ट्विन्स यानी इस तरह बनते हैं, और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो दो अलग-अलग एम्ब्रियो से, दो अलग-अलग एग होते हैं, ओके, और वो दो अलग-अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, ओके, और यानी तो उसको यानी वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, राइट, क्योंकि वो दो अलग-अलग एग है, और यहाँ पर एक ही एग है, ओके, और यहाँ पे एम्ब्रियो की स्प्लिटिंग से दो बनेंगे, इसलिए आइडेंटिकल होंगे, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक ट्विन से बोल सकते हैं। और अगर दो एग दो अलग-अलग स्पर्म से कंबाइन करते हैं तो उनसे डाइजाइगोटिक बोलेंगे उसको, ओके, तो क्योंकि दो जाइगोट बनेंगे तो डाइजाइगोटिक बोलेंगे उसको। तो ये ओके, तो ये तो ब्लास्टोसिस्ट है वो 7th डे इम्प्लांट हो जाएगा, राइट। और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कैसे होता है अब हम आपको ये बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेज हमने कवर किया था फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कैसे होता है अभी हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोफोब्लास्ट इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये सी यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, कि इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई भी बोल सकते हैं, कोरियोनिक विलाई। और दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द एंडोमेट्रियम। ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ये जो, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये या 7th डे के बाद इम्प्लांट इम्प्लांट होता है, 7th डे इम्प्लांट होता है ये 7th डे। और यहाँ पे देखिए ये आउटर सेल ट्रोफोब्लास्ट है, ओके, अंदर का होलो है, होलो कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल का नाम दिखा देता हूँ आपको, ब्लास्टोसिल, ओके, ब्लास्टोसिल लिखा हुआ, राइट, ब्लास्टोसिल। एंड तो ब्लास्टोसिल जो होती है ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिल, और ये आपका इनर सेल मास हो गया ये वाला, ओके, इनर सेल मास। एम्ब्रियो प्रॉपर भी बोल सकते हैं इसको, या एम्ब्रियोनिक नोब भी, नोब भी बोल सकते हैं इसको। और तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आती है, उनको बोलते हैं विलाई, कोरियन विलाई बोलते हैं। एंड दे हेल्प इन पेनिट्रेशन, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। तो एंडोमेट्रियम को, ये यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम है, ओके, यहाँ पे ये वाला एंडोमेट्रियम है, तो इसको डाइजेस्ट करते हुए अंदर एंटर कर रही है। क्रोनिक विलाई यानी डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं एंडोमेट्रियम के, और दे आल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। they absorb nutritive material, okay, from the surrounding medium to provide nutrition to the developing blastocyst। और तो एंडोमेट्री में ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट। तो ये देखिए ये कंप्लीटली एंटर कर चुका है यहाँ पे, ओके, इम्प्लांटेशन हो चुका है यहाँ पे। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है कि कोरोनिक विलाई है यहाँ पे, ओके,
और तो हमने बताया था कि ये जो इनर सेल मास होता है ये 2 लेयर में रीअरेंज हो जाता है। ओके, एक लेयर ये और दूसरी लेयर, तो इन 2 लेयर को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे। ओके, तो इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क को मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, राइट। ओके, तो ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है हमारी, ये वाली ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर, 2 लेयर हैं। ओके, यानी ये देखिए, ये हमारा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, राइट। और ब्लास्टोसिस्ट में ये देखिए यहाँ पे ये जो पहले इनर सेल मास था पहले, उसके बाद ये इसी यहाँ पे 2 लेयर बन जाती है, इनर सेल मास से 2 लेयर बन जाती है यहाँ पे, 1 2। तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो 2 लेयर का बना होता है, ओके, उसको बोलेंगे जर्मिनल डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके, और इसमें इनके नाम है, ठीक है, पहली लेयर का नाम है और उसका भी नाम है। ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। तो जर्मिनल डिस्क में यानी 2 लेयर होंगी, कौन कौन सी लेयर होंगी, ये वाली एपीब्लास्ट, ये ऊपर वाली लेयर है, और हाइपोब्लास्ट ये नीचे वाली लेयर है, हाइपोब्लास्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट में यानी हमारे पास बन जाती है जर्मिनल डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है। और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क, इसी एम्ब्रियोनिक डिस्क से फिर नेक्स्ट स्टेज बनेगा। ओके, और उस नेक्स्ट स्टेज को हम बोलेंगे गैस्ट्रूला। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एपीब्लास्ट है, ओके, इट इज द सोर्स ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसी से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनती हैं। ओके, वो कैसे बनती है भी हम बताएंगे। ओके, तो जो ब्लास्टोसिस्ट में जब 3 लेयर बन जाती हैं, 3 जर्म लेयर बोलते हैं उनको, क्योंकि जब 3 जर्म लेयर बन जाती हैं जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम बोलेंगे गैस्ट्रूला। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि ये इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई यहाँ पे, राइट। उसके बाद इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से, यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या क्या है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ओके, फिर कन्वर्ट हो जाती हैं 3 जर्म लेयर में, राइट। 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो उस स्टेज को हम गैस्ट्रूला बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 जर्म लेयर है, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क है, राइट, और इसमें ये एपीब्लास्ट है, नीचे वाले हाइपोब्लास्ट है। तो तो ये अब एपीब्लास्ट की सेल से यानी 3 लेयर बनती हैं और ये यहाँ पे अरेंज हो जाती है यहाँ पे। ओके, तो ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, ये वाली लेयर। ओके, एपीब्लास्ट ही बनती है तीनों की तीनों, याद रखना आपको, यानी एपीब्लास्ट की सेल्स डिवाइड करती हैं, ओके, और वो उन्हीं सेल से फिर ये नई लेयर बन जाती है। ये वाली एक्टोडर्म है, ओके, और ये बीच वाली रेड सेल्स होती हैं, ये मेसोडर्म है। ओके, और ये जो नीचे वाली लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। ओके, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो ये जो स्टेज है उसको बोलेंगे गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला स्टेज है ये। जस्ट मिनट, गैस्ट्रूला, and the process of formation of gastrula is called gastrulation. Okay, gastrulation, right. So gastrula, so this is the embryo with 3 primary germ layers. कौन कौन सी प्राइमरी जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, और ये आपको पता है ये करीब करीब 16th डे बन जाता है। ओके, ये 32 सेल स्टेज, सॉरी, ये यानी हमने बताया
ब्लास्टोसिस 32 सेल स्टेज होता है। उसके ब्लास्टोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बनती है एम्ब्रियो की? गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला की पहचान क्या है? इट हैज 3 जर्म लेयर्स। जब 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तभी इसको गैस्ट्रोला बोलेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट स्टेज मोरूला 8 to 16 सेल स्टेज होती है। ओके, उसके बाद ब्लास्टुला, ओके, 32 सेल स्टेज, और उसके बाद गैस्ट्रुला, राइट। तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं। पहले इनर सेल मास था, इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी जिसके अंदर एपिब्लास्ट होती है, ऊपर वाली, नीचे वाली एपिब्लास्ट होती है। उसके बाद एपिब्लास्ट की सेल डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 3 नई लेयर बना लेती हैं, और इन्हीं 3 नई लेयर को हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोल देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत होती है, थोड़ा सा। तो गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, ओके, ये आपको यहाँ पे जानना है, तो वो हम थोड़ा आपको बताते हैं। तो अगर मैं इस डिस्क को बाहर निकाल लूं, ओके, यहाँ से इस डिस्क को, ये जो डिस्क है जो अंदर तक है, ओके, इस डिस्क को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ओके, बाहर निकालेंगे तो ये कैसी दिखेगी? ओके, तो ये जो है आपको, ये देखो, अभी अंदर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डिस्क है, ओके, ये ऐसे दिख रही है आपको, ये अंदर तक है ये, राइट। तो बेसिकली ये जो डिस्क है, ओके, इसमें ऊपर जो क्या होता है, ऊपर जो होती है वो शुरू में, ओके, शुरू में क्या होता है, ऊपर एपिब्लास्ट होती है, वाली एपिब्लास्ट है ब्लू कलर, और नीचे वाली ये हाइपोब्लास्ट है, राइट। तो इसमें इनसे 3 लेयर कैसे बन गई बेसिकली? ओके, तो इनसे क्या होता है कि पहले जो एपिब्लास्ट की सेल्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, डिवाइड करती हैं वो, ओके, डिवाइड होके वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होने लगती हैं। जैसे जैसे यहाँ की जो इस एरिया में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं, राइट, और डिवाइड होके वो सेंटर की तरफ आने लगती हैं इधर इसके। ऐसे ही इस एरिया में ये सेल्स डिवाइड करेंगे एपिब्लास्ट की, और वो सेंटर की तरफ इधर आने लगती हैं, राइट। तो इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, ओके, और सेंटर पे कन्वर्ज हो रही हैं, राइट। और उसके बाद वो नीचे निकल जा रही हैं, नीचे नीचे डिटैच हो जा रही है, यहाँ पे डिटैच हो रही हैं, ठीक है, ये नई सेल बन जा रही हैं, राइट। और ये जो नई सेल्स जो बन रही हैं, ये सेल फिर इस हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगी, हाइपोब्लास्ट की सेल्स को रिप्लेस कर देंगी, और हाइपोब्लास्ट की सेल्स की जगह क्या बन जाएगा? एंडोडर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा, याद रखना है, ओके, एंडोडर्म बनेगा सबसे पहले। उसके बाद और सेल आएंगी ऊपर से नीचे, ओके, और बन के आएंगी, और वो सेल यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसको फिलअप कर देती हैं, ओके, ये जो रेड वाला एरिया है, तो ये जो रेड वाला एरिया है इसको फिलअप कर देंगी, और ये जो लेयर बनेगी उसको बोलेंगे मीजोडर्म, मीजोडर्म बने बोलेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होती है, जो सेल बच जाती हैं एपिब्लास्ट में ऊपर, राइट, वो बना लेंगी एक्टोडर्म। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या बनेगा? एंडोडर्म बनेगा, दूसरे नंबर पे मीजोडर्म बनेगा, तीसरे नंबर पे एक्टोडर्म बनेगा, राइट। और ये जब 3 लेयर बन जाती हैं तो उसको हम गैस्ट्रोला बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सोर्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स कहाँ से आ रही हैं? एंडोडर्म की सेल कहाँ से आ रही हैं, मेसोडर्म की सेल्स कहाँ से आ रही हैं, और एक्टोडर्म की सेल्स कहाँ से आ रही है? ये एपिब्लास्ट की सेल्स डिवाइड होके प्रोवाइड करती हैं, राइट। सो एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल द 3 जर्म लेयर्स। एपिब्लास्ट की सेल्स ही पहले, यानी एंडोडर्म की पहले हाइपोब्लास्ट की सेल को रिप्लेस करती हैं एंडोडर्म बनाने के लिए, उसके बाद मेसोडर्म बना लेती हैं, और उसके बाद रिमेनिंग सेल्स दे फॉर्म, रिमेनिंग एपिब्लास्ट सेल्स फॉर्म एक्टोडर्म। और इस तरह एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, आप देखिए, ओके, ऊपर वाली को हम एक्टोडर्म बोल देते हैं, बीच वाली को मेसोडर्म, नीचे वाली को एंडोडर्म बोल देते हैं। और ये 3 लेयर्ड जो जर्मिनल 3 जर्म लेयर्स होती हैं इस एम्ब्रियो में, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम गैस्ट्रोला बोल देंगे, राइट। तो गैस्ट्रोला के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके, वो हम आपको बता रहे हैं। तो
गैस्ट्रुलेशन बेसिकली होता क्या है? तो सबसे पहले बेसिकली ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है यहाँ पे, ओके, डिप्रेशन बन जाता है। उसको प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये एपिब्लास्ट है, ऊपर वाली एपिब्लास्ट है, एम्ब्रियोनिक डिस्क मैंने निकाला हुआ है बाहर, राइट। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क में 2 लेयर है हमारे, हमें पता है। ये ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये क्या है? ये एपिब्लास्ट है, isn't it? और ये जो नीचे वाली लेयर है, इस में ये क्या होती है? ये एंडोडर्म, एंडोडर्म होती है, isn't it? यानी आप अगर आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो इसको okay no issue, let me tell you other in other words. So तो सबसे पहले क्या होगा, जो एपिब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं, ये जो आसपास की जो सेल्स इस एरिया से ये डिवाइड होने लगती हैं, मल्टीप्लाई करने लगती हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरफ सेंटर की तरफ आने लग रही है। देखिए मैंने पहले बताया आपको, ये सेंटर की तरफ आ रही हैं, ओके। और सेंटर की तरफ आके फिर ये यहाँ पे एक खड्डा सा बन जाता है आर पार ऐसे, ठीक है। एम्ब्रियो के पोस्टीरियर साइड से आगे तक, ये इधर एंटीरियर साइड है, इधर पोस्टीरियर साइड है एम्ब्रियो का। तो ये जो खड्डा सा बन जाता है, ओके, डिप्रेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव है ये, PRIMI, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है तो इसका मतलब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया। यानी जब एपिब्लास्ट में प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है, इट मींस गैस्ट्रुलेशन हैज स्टार्टेड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ओके। और तो इस तरह जो सेल डिवाइड हो के सेंटर पे इधर ये देखिए यहाँ पे इनवेजिनेट हो रही है, ओके। तो इनवेजिनेशन से हो रहा है, इनवेजिनेशन बोलते हैं, इनवेजिनेशन। तो इनवेजिनेशन INVAGINETION, इनवेजिनेशन से ये बन रहा है। और उसके बाद ये सेल नीचे की तरफ डिटैच हो रही हैं, ओके। इसको बोलते हैं इनग्रेशन, इनग्रेशन से बाहर आ जाती है इधर, ओके। इनवेजिनेशन, उसके बाद ये इनग्रेशन से बाहर आ जा रही हैं। और इसी उसके बाद ये इधर फैलने लगती हैं, इधर फैलने लगती हैं, राइट। और सबसे पहले ये जो हाइपोब्लास्ट है उसको रिप्लेस कर देंगी, जिससे एंडोडर्म बन जाएगा। दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे मेसोडर्म डालेंगी, और थर्ड नंबर पे जो बाकी जो सेल बच जाते हैं एपिब्लास्ट की, वो क्या बना लेंगी? एक्टोडर्म। तो ये था कि गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है। और गैस्ट्रुलेशन में आपको पता है कि ये सेल्स मूव करती हैं, ओके। तो द मूवमेंट ऑफ सेल्स, ओके, टेक्स प्लेस इन गैस्ट्रुलेशन। तो इन मूवमेंट को हम बोलते हैं मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट और मार्फोजेनेसिस। तो मार्फोजेनेसिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की शेप डेवलप होने लगती है, ओके। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशन है, ओके, ये मार्फोजेनेटिक मूवमेंट है, सो दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। तो ये हमने आपको बताया कि गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है। अब आपको बताते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से, ओके, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं से सारे ऑर्गन बनते हैं बॉडी के, ओके। तो ये जो सारे और या ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना होता है। तो ये आप इसको फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, ओके, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्टोडर्म से कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ओके। तो जर्म लेयर से जो ऑर्गन बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आपको इस चीज में इतना याद रखना है। ऑर्गेनोजेनेसिस ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। तो हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो एग्जाम पॉइंट उससे इम्पोर्टेंट है, वो हम दोबारा आपको बताते हैं, ओके। तो बेसिकली जो आपने देखा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल बोलते हैं, राइट। और ब्लास्टोसिल में जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके, तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तो हमने बताया था कि ये देखिए यहाँ पे
ये सेल्स नीचे ऐसे एक नीचे इन्वेजिनेट हो रही हैं, नीचे इन्वेजिनेट हो रही हैं और ऐसे सेल्स, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलेंगे ये जो इसको आर्किटेरन बोलेंगे। ओके, ये जो एक्टोडर्म है, ओके, ये अंदर एंडोडर्म है, राइट, और ये अंदर जो कैविटी हो रही है, कैविटी बन रही है, इसको आर्किनटीरॉन बोलते हैं, आर्किनटीरॉन। इट इज आल्सो कॉल्ड गट। एम्ब्रियो की गट होती है बेसिकली। ओके, इसी से बाद में आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा एम्ब्रियो का। ओके, और जो आर्किनटीरॉन की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं, इसमें ब्लास्टोपोर बोलेंगे, नीचे इसमें लिखा हुआ है ब्लास्टोपोर, इसमें ये हाइड कर रखा है इसने। ओके, ब्लास्टोपोर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लास्टोपोर। ओके, तो इन जो एन आर्किनटीरॉन है, इट्स ए गट ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, और ये इसका खाली स्पेस है, इसकी ओपनिंग, ये जो है ओपनिंग है, उसको ब्लास्टोपोर बोलेंगे। ओके, और ये जो गट कहाँ ये ब्लास्टोसिल के अंदर, देखो ब्लास्टोसिल के अंदर ये बढ़ती जा रही है इसकी गट। ओके, गैस्ट्रुला, ये जो गैस्ट्रुला स्टेज है ये बेसिकली, तो गैस्ट्रुला में हमने बताया कि जो तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब गैस्ट्रुलेशन जैसे 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 प्रोग्रेस होता आगे बढ़ता है तो क्या होगा, ब्लास्टोसिल का साइज कम होता जाएगा। ओके, और आर्किनटीरॉन का साइज बढ़ता जाएगा। आर्किनटीरॉन यानी ब्लास्टोसिल के अंदर ही ग्रो कर रही है, isn't it? तो इसलिए ब्लास्टोसिल का साइज, देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिल काफी बड़ी है, ये ऊपर ग्रो कर रहा है, ये जो आर्किनटीरॉन है, ओके, इसकी गट है, ये ऐसे ग्रो कर रही है ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ पे बड़ी हो गई है। ये कहाँ ग्रो कर रही है, स्पेस का, किस स्पेस में ग्रो कर रही है, ब्लास्टोसिल जो का स्पेस है उसमें ग्रो कर रही है। तो आर्किनटीरॉन का साइज बढ़ रहा है, ब्लास्टोसिल का साइज घट रहा है, ये आपको याद रखना है। तो जो एग्जाम में जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको बोलते हैं विच वन, क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो करेक्ट ये होता है कि आर्किनटीरॉन ओब्लिटरेट्स ब्लास्टोसिल, यानी आर्किनटीरॉन ब्लास्टोसिल को कम करती जाती है, उसका साइज कम करती है, उसको बोलते हैं ओब्लिटरेट्स। ओके, ओब्लिटरेट्स टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, ओब्लिटरेट्स। सो आर्किनटीरॉन obliterates blastocyst. So that is about some important point. Okay, ब्लास्टोपोर क्या होता है, यानी द ओपनिंग ऑफ आर्किनटीरॉन। आर्किनटीरॉन क्या होती है, गट ऑफ द गैस्ट्रुला, राइट, फ्यूचर गट होती है, राइट, इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा आगे जाके। और आर्किनटीरॉन ओब्लिटरेट्स ब्लास्टोसिल, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। उसके बाद एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम बता दें तो क्या होता है कि ये देखिए, पहले हमने बताया कि एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है जिसमें एपिब्लास्ट होती है, नीचे हाइपोब्लास्ट होती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, नीचे यहाँ पे ये जो हाइपोब्लास्ट की सेल से क्या होता है, नीचे सेल डिवाइड करती हैं और नीचे की तरफ एक लेयर बनाने लगती है, नीचे की तरफ एक और लेयर बनने लगती है यहाँ पे देखिए। ओके, और इसको मतलब योगशैक, ओके, डेवलप हो रही है योगशैक, और नीचे तक ये डेवलप हो जाएगी, देखिए नेक्स्ट स्टेज में डेवलप हो जाएगी नीचे तक। एक मिनट, ये देखिए, तो यहाँ पे योगशैक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके, योगशैक ह्यूमन बीइंग में काफी छोटी होती है, रिड्यूस होती है। ओके, बाद में ये बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में, इसमें योगशैक में क्या होता है, रिजर्व फूड स्टोर होता है, योग रिजर्व फूड स्टोर होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, राइट। तो जैसे बर्ड्स वगैरह में होता है तो योग स्टोर होता है उसमें, बट इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज योगशैक इज रिड्यूस्ड। ओके, अल्टीमेटली इट इज रिड्यूस्ड एंड स्मॉल। तो योगशैक यहाँ पे डेवलप हो रही है, हाइपोब्लास्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और
उसके नीचे यॉर्क शैक डेवलप हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये पूरी बन जाती है, देखो यहाँ पे ये पाउच बन गया, यॉर्क शैक का पाउच बन जाता है पूरा। यहाँ पे हैप्पीब्लास्ट के यहाँ पे ब्लास्ट है, उसके नीचे का जो पाउच बन गया उसको बोलेंगे यॉर्क शैक। तो ये यॉर्क शैक बन गया पूरा आपका, राइट। और ऐसे ही एक और होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी ये एम्ब्रियो के बाहर है, क्योंकि एम्ब्रियो तो हमारा यही पोर्शन है। ओके, तो बाकी जो एम्ब्रियो के बाहर जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो ये यॉर्क शैक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, ठीक है, यॉर्क शैक। और तो दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो उसको बोलेंगे एमनियन। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर एपिब्लास्ट है। एपिब्लास्ट से क्या होता है, कुछ सेल्स डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और ऊपर ऊपर एक पाउच बना लेती हैं। ओके, ट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में एक पाउच बन जाता है। ये आपके एपिब्लास्ट है और ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट है। तो उन दोनों के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है। ओके, और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। ओके, और उसकी लेयर को बोलेंगे एमनियन। ये जो एमनियन, ये एमनियन बन गया एमनियन। ओके, एमनियन एक पाउच है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, यानी एमनियन की जो रूफ है वो एमनियोजेनिक सेल्स की बनी होती है। एमनियोजेनिक सेल्स कहाँ से आ रही हैं, वो एपिब्लास्ट से ही डिवाइड होकर आ रही हैं, राइट। तो एमनियन is an extra embryonic membrane, amnion, right? Amnion is a pouch. It has a fluid called amniotic fluid, right? और amniotic fluid क्या करता है, ये एम्ब्रियो को शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, मैकेनिकल शॉक है, राइट, या डेसिकेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है, isn't it? तो मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल इंजरीज एंड डेसिकेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। ये एक्स्ट्रा एमनियन का फंक्शन है। और डिलीवरी के टाइम पे जब जो वाटर ब्रेक होता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर ब्रेक हो गया, वो इसी के फटने से एमनियन फटती है तो उसका फ्लूइड बाहर जाता है, उसको हम वाटर ब्रेक बोलते हैं, डिलीवरी से पहले जो होता है। और तो तो पहले हमने बताया आपको, हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी जो एम्ब्रियो प्रॉपर के बाहर, जो मेन एम्ब्रियो है उसके बाहर यानी कुछ मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो पहले हमने बताया यॉर्क शैक, दूसरा बताया हमने एमनियन। ओके, ये एमनियन बन चुकी है। ये देखिए गैस्ट्रुला में कंप्लीट गैस्ट्रुला बन जाता है, तो देखिए इसमें ओके, ब्लास्टुला में बनना शुरू हो जाती है, ब्लास्टुला स्टेज में ये सब एमनियन भी बन जाती है। ओके, और यॉर्क शैक भी बन चुकी होती है, कंप्लीटली बन जाती है। और गैस्ट्रोलम देखिए, गैस्ट्रोला में भी है ऊपर वाला, ये तो मान लीजिए एक्टोटर्म है। ओके, और ये मेसोटर्म, एंडोटर्म है। बाकी जो पाउच है ऊपर इस, ये है एमनियन है, एमनियन है। और नीचे वाला जो पाउच है ये यॉर्क शैक है। और जो थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो होती है कोरियन। कोरियन जो है वो ये वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, आगे बताते हैं दूसरे स्टेप में। ओके, तो जो बाहर वाली ये जो बताया, ये वाली कोरियन है। ओके, कोरियन ट्रोफोब्लास्ट से ही बनती है बेसिकली। क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होती है शुरू में वो सिंगल लेयर होती है, बाद में ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो लेयर बना लेती है, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो एक जो अंदर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की वाली, ये वाली, ये सेल्स की बनी होती है, इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और और जो बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, उसमें सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ओके, यानी उसमें पार्टीशन नहीं होता, कॉमन साइटोप्लाज्म बन जाता है, राइट। उसको बोलते हैं सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, SIN, सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, टाइपिंग टूल, सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके,
और राइट, तो यहाँ पे तो ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और आप देख रहे हैं ये जो ये ट्रोफोब्लास्ट ये कोरियोनिक विलाई बना रही है बाहर की तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, ओके, इनटू द मैटरनल टिश्यू। एंड तो ये कोरियन है, ओके, कोरियन, कोरियन यानी ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होती है, और ये थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ओके। और इसके अलावा अलाइंटास होती है, अलाइंटास बहुत छोटी होती है, ओके। तो कोरियन का फंक्शन क्या होगा, कोरियन फॉर्म्स प्लासेंटा, ओके, कोरियन फॉर्म्स यू नो पहले इम्प्लांटेशन के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, विलाई बनाती है, कोरिनिक विलाई बोलते हैं, कोरिनिक विलाई। उसके बाद यही जो पार्ट है कोरिनिक विलाई वाला पार्ट, ये प्लासेंटा में डेवलप होने लगता है, राइट, प्लासेंटा। और ये कोरियन का फंक्शन है। प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा के बारे में एक अलग टॉपिक है, ओके, तो अलग लेक्चर बनता है उस पर, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्लासेंटा इज ए स्ट्रक्चर कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियो, ओके। तो इसमें आधा पार्ट एम्ब्रियो का होता है, बेबी का होता है, आधा पार्ट मदर का टिश्यू होता है, ओके, प्लासेंटा में। और इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ like oxygen, right, and the elimination of waste products from the embryo, okay। तो ये क्योंकि ब्लड वेसल्स मदर के टिश्यू में होते हैं, तो जो एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल है वो एम्ब्रियो से इधर आ जाएगा। मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ओके, हार्मोन्स जो भी रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह, वो इधर से अंदर ऐसे आ जाएंगे अंदर विलाई के थ्रू। सो इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। एंड तो ये प्लासेंटा जो कोरियन होती है, ओके, दे आल्सो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है वो केवल प्रेगनेंसी में ही बनता है, राइट, कोरियोनिक विलाई बन जाती है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्लासेंटा। बाद में जब प्रॉपर प्लासेंटा डेवलप हो जाता है तो वो भी एचसीजी बनाता रहता है, राइट। और एचसीजी क्या काम करता है, ह्यूमन एचसीजी केवल प्रेगनेंसी में होता है, ओके। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ओके, प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें एचसीजी डिटेक्ट किया जाता है, ओके। तो ये यानी मदर के यूरिन में भी आने लगता है, ओके। तो यूरिन सैंपल टेस्ट करते हैं, अगर उसमें एचसीजी है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, नहीं तो नहीं है, राइट। और एचसीजी क्यों बनता है, राइट, एचसीजी बेसिकली ये क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तभी उससे प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन जब बनता रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाता रहेगा, यूट्रस के वाल को मेंटेन रखेगा, थिक रखेगा, ग्लैंड्स को मेंटेन रखेगा, isn't it? तो वो यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जो प्रोजेस्टेरोन है इट्स हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, isn't it? और एचसीजी जो है भी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट प्लासेंटा ब्रीफली स्ट्रक्चर। और एक और होती है अलाइंटाइस। अलाइंटाइस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। अलाइंटाइस स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली, ओके। और अलाइंटाइस ह्यूमन बीइंग में कोरियन के साथ मिलकर प्लासेंटा डेवलप होने में हेल्प करती है, यानी कोरियन प्लस अलाइंटाइस आपस में मिलके अलाइंटो कोरियोनिक प्लासेंटा बनाती है ह्यूमन बीइंग से। और तो जैसे ये फुली इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर इसमें देखा है डिटेल में, फुली इम्प्लांटेड, ओके। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर अंदर आ जाती है, ओके। तो फुली ये इम्प्लांट हो रही है। फुल इम्प्लांट होने के बाद ये देखो, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये आपकी मायोमेट्रियम वगैरह, राइट। इसमें मदर का जो मायोमेट्रियम उसका कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, और ये ऑलरेडी इसके अंदर है। तो ये हमने देखा इम्प्लांटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, राइट। और तो ये फुल इम्प्लांटेड है, राइट। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, तो अगर हम इसको देखें तो ये जर्मिनल डिस्क है, ये एपिब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट है। बाद में इन्हीं से ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन जाती हैं। ये योगशक है हमारी, योगशक है। ये एमनियोन है, एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड है ये, राइट। और उसके बाद कुछ सेल्स यहाँ से डिवाइड कर करके ये बाहर एक और लेयर बना लेती हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम। ये मेसोड्रम है, राइट। तो ये मेसोड्रम है, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम। इसी मेसोड्रम के अंदर खाली स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये बॉडी कैविटी होती है, राइट। और बाहर ये ट्रोफोब्लास्ट आप देख रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर हैं, ओके। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये वाली सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली जिसमें लेक्यूना, ब्लड फील्ड लेक्यूना होते हैं। तो ये जो ब्लड फील्ड लेक्यूना होते हैं, दे स्टोर ब्लड एंड दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो कोरियोनिक विलाई यानी इसमें इसी से बनती है, इसी से ट्रोफोब्लास्ट से। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो मैं आपको फाइनली फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, राइट। तो हमने पहले फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 दिन तक नीचे आ जाता है जो एम्ब्रियो होता है, और वो ब्लास्टोसिस स्टेज में इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांटेशन का ये जो प्रोसेस है हमने बताया। और जो ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होता है, फिर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डिस्क में 2 लेयर होती हैं, राइट, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, राइट। और उसके बाद ये जो एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट होती हैं, राइट, इनकी जगह 3 लेयर बन जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, राइट। और इस स्टेज को हम बोलेंगे गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला स्टेज में बोलेंगे, राइट। गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला बन जाएगा। और तो ये हमने गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस बताई थी, ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, राइट। तो गैस्ट्रुलेशन में ये देखिए सेल्स यहाँ से इधर आ रही है, राइट। तो गैस्ट्रुलेशन के बारे में एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। तो ये जो डिप्रेशन बन जाता है, ये जो खड्डा बन जाता है, ओके, एपिब्लास्ट में, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, पूरे खड्डे को, ये जो डिप्रेशन है, पूरे डिप्रेशन को, पूरे एरिया को प्रिमिटिव, पूरी स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे। और इसके डिप्रेशन को बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। ग्रूव होता है यानी जो खाली जगह होती है अंदर किसी चीज के, राइट। तो द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। और इसके अंदर जो झिल्ली, ये जो झिल्ली होती है, खाली जगह होती है, डिप्रेशन होता है, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ओके। उसको बोलते हैं हैंसेंस नोड बोलते हैं, प्रिमिटिव नोड बोलते हैं इसको, या हैंसेंस नोड बोलते हैं, हैंसेंस नोड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो ग्रो कर रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर पार्ट, एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट से और एंटीरियर पार्ट में ग्रो करती है। इधर पोस्टीरियर पार्ट है, इधर एंटीरियर पार्ट है, तो ये इस तरफ ग्रो कर रही है। फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने बताया कि किस तरह यानी एम्ब्रियोनिक डिस्क से फिर किस तरह गैस्ट्रुलेशन होता है, और उसके बाद किस तरह 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, तो हमने ये बताया। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये देखा, हमने देखा तो ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ये जर्मिनल डिस्क, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन से 3 लेयर बन जाती है यहाँ पे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, राइट। और फिर इन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, ओके। और उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। और सो दैट इज अबाउट हाउ इट इज। सो आई होप, ओके। आगे फिर जैसे करीब 25 दिन के बाद क्या होता है इस तरह की, यानी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो की जो 3 जर्म लेयर थी, ओके, उनसे यानी ऑर्गन्स बनते हैं, राइट।
तो जैसे मैंने बताया, देखिए जैसे यूट्रस में जैसे इम्प्लांटेड है एम्ब्रियो, राइट, तो उसमें देखिए, तो हमने बताया था कि सारी इसमें देखो यॉर्क सैक रिड्यूस हो जाती है। मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में यॉर्क सैक इज हाईली रिड्यूस्ड, ओके, और क्योंकि यॉर्क सैक का यानी न्यूट्रिशन के लिए अदर एनिमल में इसका यूज होता है, लेकिन ह्यूमन बींग तो प्लासेंटा होता है, तो यॉर्क सैक इतनी यूजफुल नहीं होती है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एम्ब्रियो वाया प्लासेंटा, ओके, तो प्लासेंटा से न्यूट्रिशन जाता है, ओके, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा का ये जो पार्ट है, ओके, ये एम्ब्रियो से अटैच्ड है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। ये देखिए, ये एम्ब्रियो है, डेवलप हो रहा है, राइट, इसमें ऑर्गन भी बनने लग रहे हैं, और ये एमनियन इसके चारों तरफ है, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है हमारा जो एम्ब्रियो जो है, एमनियन के अंदर, एमनियन एक पाउच है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, ओके, इसके अंदर है, तो ये मैकेनिकल शॉक से उसको बचा रहा है, डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, राइट, यॉर्क सैक डिग्रेड हो जा रही है, यानी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है, और मैंने बताया था कोरियन जो होती है वो प्लासेंटा में कन्वर्ट हो जा रही है अल्टीमेटली, राइट, और अलांटोइस होती है, वही प्लासेंटा का ही पार्ट होता है, अलांटो कोरियनिक प्लासेंटा होता है। तो ये डिटेल में हमने देखा, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, तो ये जो एम्ब्रियो है, ओके, ये एमनियन के अंदर है, ओके, तो इसी तो कोरियन तो बाहर वाला हो गया, इसी बाहर वाली कोरियन हो गया, राइट, और ये कोरियन मिलके बाहर ये प्लासेंटा डेवलप हो रहा है, इधर प्लासेंटा नीचे लिखा हुआ है, तो ये जो प्लासेंटा फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन थे, जो विलाई थे, शुरू में छोटे छोटे पतले पतले थे, छोटे थे, बाद में और डेवलप हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन जाती है ये वाली, उसको हम प्लासेंटा बोल देते हैं, राइट, और इसमें ब्लड मदर के ब्लड वेसल्स इधर से आते हैं, इधर से फीटस के, यानी जो एम्ब्रियो के ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें इंटरकनेक्शन होता है, यानी उनका ब्लड मिक्सिंग नहीं होता, याद रखना यहाँ पे, मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता, इंटरमिक्स नहीं होता है, राइट, तो पर की जो ब्लड कैपिलरी होती हैं, वीन्स की जो वॉल होती है, वो परमेबल होती हैं, तो इसके थ्रू ही एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का, राइट, सो ये आपने देखा, और तो कोरियन, फिर उसके नीचे एम्ब्रियन, एमनियन, उसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, और उसके बाद अलेंटाइस ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड होके बहुत छोटी होती है, और रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट, ये कहीं होती है रिड्यूस्ड, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो एंटायर ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, थोड़ा इसमें कोरियन का पार्ट है, ओके, तो ये देखिए, तो इसमें क्या होता है कि मदर के जो ब्लड वेसल्स हैं, ओके, और फीटस के जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, वो क्लोजली फिटेड होते हैं एक दूसरे में, राइट, तो यहाँ पे 2 अम्बिलिकल आर्टरीज जा रही हैं अंदर, इधर देखो, और एक वीन होती है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ओके, यानी ये प्लासेंटा का पार्ट है, ये फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, यानी इट्स ए पार्ट ऑफ प्लासेंटा दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग baby to the placenta, okay, cord like structure that is an connection between the placenta and the baby, okay, और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी आर्टरीज होते हैं, वीन्स होते हैं, तो इसमें 2 आर्टरीज हो, याद रखना, 2 आर्टरीज होती हैं और एक वीन होती है, ओके, जो ब्लू वाली है सेंटर पे वीन होती है, और इसके बाद देखो 2 आर्टरीज लिपटी हुई है, राइट, तो ये आपको याद रखना है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसके बाद कोरियन की लेयर होती है, तो दैट इज अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमने बता दिया, राइट, उनके फंक्शन बता दिए, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है ये बता दिया, और प्लासेंटा बता दिया, तो आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि कई बार मैंने रिपीट कर करके बताया है, और आई थिंक यू विल बेनिफिट ए लॉट फ्रॉम दिस, ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेज में मैंने बताया, ओके, हाँ, तो
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट ये है, ओके, ये यूट्रस है, ये आपका जो वजाइनल ट्यूब है, वजाइना है, राइट, ये सर्विक्स है, सर्विक्स पार्ट है। तो इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस की वॉल में ही ग्रोथ हो रही है, देखिए बेबी की ग्रोथ, जो एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा है वो यूट्रस की वॉल में, और यूट्रस का जो स्पेस था, खाली जगह थी, उसके अंदर ही वो ग्रो करता जा रहा है आगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस बचा है यूट्रस के अंदर, ओके, जो ल्यूमन है यूट्रस का वो थोड़ा सा बचा है, देखिए यहाँ पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था इम्प्लांटेशन, थोड़ा सा था, उसमें छोटा सा साइज था एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के बाद, उसके बाद ग्रो होता गया, यूट्रस की वॉल के अंदर ही ग्रोथ होता गया, और वो वॉल यानी ऐसे देखिए यूट्रस की वॉल यहाँ तक ठीक हो गई, यहाँ तक देखो, और उसमें यूट्रस की वॉल जो ग्रो कर रही है वो कहाँ कर रही है, यूट्रस के ल्यूमन के अंदर वो कर रही है, राइट। और योग शक देखिए काफी छोटी रह गई, आखिरी मैंने बताया था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि प्लासेंटा के 3 पार्ट कर सकते हैं हम, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्लासेंटा को। तो प्लासेंटा का जो ये जो बेसिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो मदर के इधर, और ये जो इधर जो अटैच होता है, जो बेबी और मदर के टिश्यू के का जो बेसिक अटैचमेंट होता है, उसको बोलते हैं बेसालिस, डेसिडोआ बेसालिस। टाइप कर देता हूँ, डेसिडोआ बेसालिस, okay. So it's a basal part that is via which the fetus is, the developing baby is attached to the wall of the uterus, इसलिए इसको बेसालिस बोलते हैं, ओके। अटैचमेंट पॉइंट है बेबी का मदर के टिश्यू के साथ। दूसरा पार्ट है प्लासेंटा का, वो होता है जब इस पार्ट को छोड़ के, जो ये वाले इस पार्ट को छोड़ के, बेसिक पार्ट को छोड़ के, ये वाला जो पार्ट है जो बेबी की चारों तरफ है, ओके, प्लासेंटा का ये पार्ट, उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलारिस, कैप्सुलारिस। और प्लासेंटा का कुछ पार्ट जो है वो इधर भी फैल जाता है, ये जो इधर यूट्रस की वॉल होते है, इसके भी ऊपर एक लेयर बन जाती है प्लासेंटा की, ये जो इधर वाली लेयर है, राइट, यानी यूट्रस की जो इधर वाली वॉल है, तो ये जो इसको तो यानी डेसिडस बेसिलिस और कैप्सुलरिस को छोड़ के बाकी जगह जो भी प्लासेंटा का पार्ट होता है उसको बोलेंगे, ये वाला इस लेयर होगी यहाँ पे, उसको बोलेंगे डेसिडस पेरिएटलिस। और प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, ये जो सर्विकल ग्लैंड्स होती हैं, दे प्रोड्यूस सर्विकल म्यूकस, और वो म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्विकल प्लग। सर्विकल प्लग जो होता है वो क्या करता है, ये उसको बंद कर देता है, तो इससे क्या होता है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन वगैरह वो अंदर नहीं जाएगा, ओके। सो दैट इज फंक्शन ऑफ सर्विकल प्लग। सो दैट इज अबाउट सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये 10 वीक्स का एज एम्ब्रियो है, ओके, करीब। और तो ये हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं with proper diagram so that you can understand the concept, okay, और confusion ना हो, क्योंकि बुक्स में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम होते हैं, डायग्राम प्रॉपर नहीं होते हैं, और आई थिंक इट विल हेल्प यू ए लॉट। एंड तो ये मैं और ये दीज आर नॉट कमर्शियल वीडियो लेक्चर्स, बेसिकली मैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो बनाता हूँ टाइम निकाल के बीच में, जो बच्चे प्रोफेशनल कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए, इनका कोई कमर्शियल यूज नहीं है, राइट। और आप अपने लिए यूज करिए, अपने जानने वाले के लिए यूज करिए, उनको बताइए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनका फायदा उठा पाए, isn't it? So that is all. So in next topic we will take other important topics of this chapter, maybe gametogenesis or like that. So that's all. Thanks. Have a nice day. Bye.